इस लेक्चर में हम एनिमेशन के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हमने पहले बात की अपने इंट्रोडक्शन में कि आफ्टर इफेक्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एनिमेशंस, कंपोजिटिंग, वीएफएक्स, मोशन ग्राफिक्स वगैरह कर सकते हैं और हर जगह पे आपकी ये एनिमेशन बेसिकली इन्वॉल्व होती है। हमने एडोबी प्रीमियर में भी कुछ एनिमेशन करके देखी और आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरह हमने की फ्रेम्स पे काम करके एनिमेशन बनाई और कुछ हमने टेक्स्ट को, वीडियोस को या कोई भी एसेट आपके पास जो मौजूद था अदर देन ऑडियो तो हमने उसको एनिमेट किया। आफ्टर इफेक्ट में जो एनिमेशन है बेसिकली वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ज़रूर है लेकिन इसके साथ साथ एडवांस भी है। आपके पास कंट्रोल्स बेहतर हैं और आपने अगर डेफिनेशन को आप जहन में रखें तो आपने इस तरीके से अपनी फिगर्स को मैनिपुलेट करना है कि उसका एक इल्यूजन इस तरह है कि वो मूवमेंट में है और उस तरह आप बहुत सारी लेयर्स पे, बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ इसमें फर्दर चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं और आप बहुत सारी बेहतर लुक अचीव कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ प्रिंसिपल्स बताता चलूँ एनिमेशन के, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स जानना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे ये प्रिंसिपल्स जो है करेक्टर्स एनिमेशन या फिर हम कन्वेंशनल एनिमेशन जो कि कार्टून्स वगैरह में हम देखते हैं उसमें तो बहुत रेगुलरली अप्लाई होते हैं। मोशन ग्राफिक्स में ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन हमेशा से ये वेरी करता है। कहीं पर आपको ज़रूरत हो सकती है इन प्रिंसिपल्स की, कहीं पर आप उसके बगैर भी काम चला सकते हैं। लेकिन इनको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है और अगर आपके सारे याद नहीं रख सकते या फिर इनको फॉलो नहीं कर सकते तो इनमें से 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको अपनी एनिमेशंस में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स दो एनिमेटर थे डिज्नी के, वॉल्ट डिज्नी के, जिनका नाम है ओली जॉनस्टन और फ्रैंक थॉमस। इन्होंने ये प्रिंसिपल्स बनाए। ये खुद भी एनिमेटर थे, बखूबी वाकिफ़ थे किस तरीके से चीज़ें मूव करती हैं, किस तरीके से क्या क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है बाकी और चीज़ों की भी प्रिंसिपल्स की। तो उसके बाद उन्होंने इसको बाकायदा तरतीब दिया और 1981 में इल्यूजन ऑफ लाइफ डिज्नी एनिमेशन के नाम से एक बुक आई और उसमें ये बाकायदा तौर पे इन्होंने इसको सीरीज में ऑर्डर में लिखा। हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स को और जिसमें हमारे पास सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास जो है वो है स्क्वाश एंड स्ट्रेच। आप ये मूवमेंट देख सकते हैं कि अगर ये बॉल ऊपर से गिरी है और उसके बाद जहाँ पर इसमें फोर्स लगी, ज़मीन पे ये हिट हुई, इसका इम्पैक्ट हुआ, तो वहाँ पर ये स्क्वाश भी हुई, थोड़ी सी स्ट्रेच भी हुई और उसके बाद दोबारा मूवमेंट पे ऊपर जाने के लिए उसको दोबारा से ही इसी को फॉलो करते हुए वो दोबारा से अपनी नॉर्मल एक्चुअल शेप में चली गई। ये बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है एनिमेशन का। अगर आप सोचें कि बॉल जस्ट आके गिरती, बॉल की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो स्ट्रेच होती ना वो स्क्वैश होती और वो दोबारा ऊपर जाती, तो वो एनिमेशन पूरी तो ज़रूर हो जाती लेकिन वो उस तरह से रियलिस्टिक नहीं लगती। आपने की फ्रेम्स भी ऐड किए हुए थे, आपने मूवमेंट भी दी हुई थी, वो इल्यूजन आपने क्रिएट कर लिया, लेकिन अगर वो स्क्वैश नहीं हो रही या फिर स्ट्रेच नहीं हो रही तो वो रियलिस्टिक फील उसमें से नहीं आनी थी। ये बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है इसका और ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसी एक्सरसाइज भी है जो कि जब आप थोड़ा सा कमांड हासिल कर लें एनिमेशन के ऊपर तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे लगता है कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और भी सीखने को मिलेंगी। सेकंड प्रिंसिपल जो हमारे पास है वो एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन से मुराद ये है कि किसी भी एक्शन के लिए प्रिपेयर होना। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास, मैं इसकी एग्जांपल दूं कि अगर एक फुटबॉलर है, उसने बॉल को किक मारनी है, तो उसमें बॉल की एनिमेशन भी है, उसमें फुटबॉलर जो है वो भी उसकी मूवमेंट है, लेकिन उस किक को आगे मारने के लिए उसको पहले अपने पाँव को पीछे करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हाथों की भी, आर्म की मूवमेंट भी कुछ हो सकती है, तो वो पता लग रहा है कि वो प्रिपेयर हो रहा है। तो ये बेसिकली जो प्रिंसिपल है एंटिसिपेशन कहलाता है। फाइट में अगर आपको किसी को पंच भी मारना है तो वो पंच शायद यूं ना जाए, उसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार होके थोड़ा सा पीछे करके आपको इस तरह से मूव करना हो, या बहुत सारी और भी इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। थर्ड मेरे पास जो प्रिंसिपल है उसका नाम है स्टेजिंग। अगर आप एक फिल्म को सीन कर रहे हैं तो उसमें स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर कैमरे की प्लेसमेंट होगी, एक्टर्स कहाँ पर होंगे और किस तरह से मूवमेंट होगी, एनिमेशन कहाँ से कहाँ होगी, किस चीज़ पे फोकस रखना है, और ये सारी चीज़ें ही बेसिकली जो आपकी ऑडियंस है उसकी अटेंशन डाइवर्ट करती है इन डिफरेंट स्टेजिंग प्रोसेस की वजह से कि किस तरह से क्या हो रहा है, तो वो स्टेजिंग के थ्रू आपको समझ में आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर है कि आपको सारी प्लेसमेंट, कैमरा एंगल से लेके आपको कैरेक्टर से लेके आपको मूवमेंट से लेके एनिमेशन, सारी चीज़ें जहन में रखनी पड़ती हैं।
मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दूं कि अगर आपको किसी को दिखाना है कि एक बंदा है जो कि बहुत ओबीस्ट है, मोटा है और वो खा रहा है कुछ ना, तो आप उसकी कैमरा एंगल की थोड़ी प्लेसमेंट इस तरह कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा यहाँ से है और वो खा रहा है, ताकि उसका बड़ा नज़र आए कि वो बहुत बड़ा है साइज़ में। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके इन्वायरमेंट में क्या है कि मे बी उसने जो वो खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है और इतने सारे बॉक्सेस पिज़्ज़ा के खाली पड़े हैं, तो वो ऑलरेडी इतने सारे खा चुका है, वो और खा रहा है। तो इस तरह से आप इसको मैनिपुलेट करके अपनी स्टेजिंग को सेट कर सकते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है स्ट्रेट अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज। इससे मेरी मुराद ये है कि अगर आपका करेक्टर या आपका जो कोई भी शेप, कोई भी एसेट मूवमेंट में है, तो आप या तो फ्रेम बाय फ्रेम, स्टेप बाय स्टेप उसके एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, या आप जो दूसरी ऑप्शन पोज टू पोज है, वो बेसिकली दो एक्सट्रीम पॉइंट या दो से ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट हो सकते हैं। यानी कि आपने सबसे पहला जो उसका एक्शन था, सबसे पहला जो पॉइंट था, उसको एनिमेट किया या उसको आपने बनाया, क्रिएट किया, और उसके बाद जो उसका लास्ट जो पार्ट था उसको आपने क्रिएट किया, और इन बिटवीन जो चीज़ें हैं वो आपने बाद में फिल की। तो किसी जगह पे तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब यूज़फुल होती हैं, कहीं पर आपको ज़रूरत नहीं भी होती। मिसाल के तौर पे अगर एक फायर है और वो एनिमेट करनी है आपने, तो उस फायर ने नीचे से शुरू होना है और ऊपर तक उसने कहाँ तक जाना है, तो वो आप फ्रेम बाय फ्रेम, स्टेप बाय स्टेप, तो आपके लिए स्ट्रेट हेड एक्शन जिसको हम कहेंगे, वो आपके लिए जस्टिफाई करना आसान है। एज़ कम्पेयर टू का पहला पॉइंट डिसाइड करें और फिर आप लास्ट पॉइंट डिसाइड करें और फिर इन बिटवीन आप फिल करें या फिर आप इन बिटवीन क्रिएट करें, तो वो थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होगा। इसके बाद जो मेरे पास स्टेज है वो है फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन। इससे मेरी मुराद ये है कि अगर आपने नोट किया हो कि अगर कोई कैरेक्टर है जो कि भाग रहा है, ठीक है, अब उसके साथ अगर उसके सर के बाल हैं, उसके साथ कोई उसकी चीज़ है, जो कपड़े हैं, हर चीज़ अपनी मूवमेंट पे हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, और जहाँ पर वो रुकेगा तो मे बी उसके बाल जो हैं थोड़े से हवा में आगे गए और फिर वापस आए, तो बेसिकली वो ओवरलैपिंग हो रही है एक्शन की। आपका कैरेक्टर इस वक्त रुक चुका है, लेकिन अगर कोई इसके साथ कोई इस तरह की चीज़ अटैच है, अक्सर हमने कार्टून्स में देखा होगा कि जिस तरह के मुझे अच्छी तरह याद है कि टॉम एंड जेरी के कैरेक्टर्स में भी जो हमारे पास उसमें वो जो डॉग होता है वो काफ़ी बड़ा है, इस तरह का होता है, और उसके जो चीक्स हैं काफ़ी, वो बुलडॉग है तो उसके बहुत ज़्यादा चीक्स इस तरह से लटके हुए हैं यहाँ पर। तो वो जब अगर मूव भी करता है इस तरह राइट या लेफ्ट में, तो उसके मूव की फाइनल पोजीशन के बाद भी उसकी आपको ये चीज़ नोटिस होगी कि वो थोड़ा सा उसकी जो स्किन है वो आपको उसको ओवरलैप होती भी नजर आएगी, ओवरलैप आगे हुई, पीछे हुई, फिर थोड़ा सा मूव होके फिर वो अपनी जगह स्टैटिक में रुकी। तो ये बेसिकली आपका फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग एक्शन वाला प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होता है। ईज इन और ईज आउट हमारा सिक्स प्रिंसिपल, और इसमें क्या होता है बेसिकली, जहाँ पर जिस पॉइंट पे आपकी एनिमेशन शुरू होती है और जिस पॉइंट तक जाती है, आपके पास तो एक मूवमेंट है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको ईज आउट और ईज इन कर सकते हैं, या फिर रिवर्स में ईज इन और ईज आउट कर सकते हैं, या दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेरी मुराद ये है कि की फ्रेम लगाने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। मिसाल के तौर पे अगर आप पहले की फ्रेम पे डिसाइड करते हैं या आपके पास कंट्रोल है, हम आफ्टर इफेक्ट में भी देखेंगे किस तरह से हम इसको ईज आउट करते हैं, किस तरह से ईज इन करते हैं। तो अगर आप पहले फ्रेम पे ईज आउट कर देंगे, तो जो आपकी एनिमेशन है वो थोड़ी सी स्लो स्टार्ट होगी, या आप कह लें कि वो आउट जब हो रहा है आपका सब्जेक्ट या जो भी आपकी फिगर है, तो वो थोड़ा सा ज़रा स्लो होगा, उसके बाद वो नॉर्मल स्पीड पकड़ेगा अपनी। और अगर आप इन कर देंगे उसको, तो बेसिकली वो इन जो होगा, जो इन पॉइंट जहाँ पर हो रहा होगा, थोड़ा सा वो वहाँ पर भी वो टाइम थोड़ा सा इसमें लेगा। इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी अगर मैं आपको दूं, तो ये एक कार की मूवमेंट को अगर आप ऑब्जर्व करें, तो एक गाड़ी है जिसकी एनिमेशन आपने बनानी है, या फिर हम सिर्फ कार की मूवमेंट को ही कंसिडर कर लें विदाउट कंसिडरिंग एनिमेशन इन माइंड, कि अगर एक गाड़ी मूव होती है तो वो डायरेक्ट ही स्पेसिफिक स्पीड पे नहीं चली जाएगी, वो स्टार्ट होगी क्योंकि वो खड़ी हुई है इस वक्त। जब वो स्टार्ट होगी तो वो मूव होना स्टार्ट होगी, और उसके बाद वो स्पीड पकड़ेगी, फिर वो नॉर्मल स्पीड जितनी स्पीड है उस पर जाएगी, और उसके बाद अगर उसने ब्रेक मारनी है तो वो ब्रेक भी एकदम से गाड़ी की मूवमेंट को नहीं रोक देगा, ब्रेक भी कुछ टाइम लेगी, और उसके बाद आपकी गाड़ी की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी यूं रुकेगी गाड़ी, और फिर उसके बाद गाड़ी पूरी रुक जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, जो गाड़ी जहाँ पे स्टार्ट हुई वो बेसिकली आपका ईज आउट था, और जिस पॉइंट पे गाड़ी की ब्रेक लगी और वो एकदम से नहीं रुकी, वो थोड़े से इस तरह करके रुकी, यानी कि उसका जो एंड पॉइंट था वो थोड़ा सा ज़रा इन हो रहा था इस तरह से, तो वो आपका ईज इन है। सेवन्थ प्रिंसिपल हमारे पास है आर्क्स। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो लाइफ
इस तरह के स्ट्रेट लाइंस में नहीं होती, उसमें मतलब ग्राफ में अप एंड डाउन होता रहता है। तो इसी तरह से एनिमेशन में भी बेसिकली जो मूवमेंट है वो हमेशा से ही स्ट्रेट लाइंस में नहीं होती, वो आर्क्स में होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने एक बॉल को ही मूव किया है, तो अगर एक बॉल पे ये पॉइंट था इसका और उसके बाद वो इस पॉइंट पर आई और उसके बाद वो फिर इस पॉइंट पर आई, तो बेसिकली आपने क्रिएट की स्ट्रेट लाइन, तो आपकी एनिमेशन में तो वो स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं रियलिस्टिक, अगर वाकई में कोई बॉल इधर से यूं आई होती और इधर इधर जाके गिरी होती, तो वो हमेशा से आर्क में होती, थोड़ी सी उसमें कर्व होता, थोड़ी सी उसमें मूवमेंट इस तरह से होती कि वो बिल्कुल यूं ना जाती और बिल्कुल यूं ना आती, और थोड़ा सा आर्क में होती। तो आप देख लें किसी तरह से भी आपका करेक्टर है, कोई कार्टून्स में आप देखें कोई पंच मारता है, कोई मूव करता है, कोई वॉक करता है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट उस तरह से नहीं होगा। अगर वो पंच उसने सामने भी मारा है तो वो आर्क में आएगा, वो घूम कर आएगा, वो थोड़ा सा रोटेट होकर आएगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो मूवमेंट है वो आपको प्रिंसिपल वाइज आर्क वाइज ही होती है। अलावा इसके कि अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ इस तरह की बना रहे हैं, आपका करेक्टर इस तरह का है जिसकी मूवमेंट भी ऐसी है, जिसमें वो प्रॉपर वो एनाटॉमी नहीं है जो कि ह्यूमन बॉडी में होती है, तो उस तरह से फिर आप कह सकते हैं कि उसमें आप मैनिपुलेट उसको कर सकते हैं, अगर आप उसको अच्छा जस्टिफाई करते हैं। सेकेंडरी एक्शन हमारा आठवां प्रिंसिपल, और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह के आपका एक एक्शन हुआ है और उसका जो दूसरा एक्शन सेकेंडरी एक्शन जो है वो जस्टिफाई करता है, वो उसको बताता है कि वो बेसिकली हुआ क्या है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कार्टून्स की एनिमेशन इस वक्त दे रहा हूँ, क्योंकि मेजरली ये जो प्रिंसिपल्स भी बने थे ये वॉल्ट डिज्नी और कैरेक्टर्स जो कार्टून कैरेक्टर्स थे उन्हीं को माइंड में रख के ज़्यादातर बनाए गए थे। ऑब्वियसली ये अप्लाई होते हैं शेप्स, फिगर्स, टेक्स्ट वगैरह हर चीज़ों पे, लेकिन फिर भी मेजरली हम जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर हम कैरेक्टर कार्टून कैरेक्टर्स पे ही बात कर रहे हैं, एनिमेटेड कैरेक्टर्स पे। तो इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर किसी ने कोई चीज़ टेस्ट की और वो बड़ी मज़े की है, तो उसका जो सेकेंडरी एक्शन होगा कि उसके चेहरे पे स्माइल आई या फिर उसने उसको ज़्यादा एम्फसाइज किया, तो वहाँ से वो जस्टिफाई करेगा कि वो पहला एक्शन क्या हुआ था, कि वो खाया था, टेस्ट किया, अच्छा टेस्ट है। और अगर बुरा टेस्ट होगा तो ऑब्वियसली उसका जो सेकेंडरी एक्शन होगा, जो उसका रिएक्शन होगा, वो डिफरेंट होगा। नाइन्थ प्रिंसिपल हमारे पास है टाइमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ख़ास तौर पे आपकी फिल्म मेकिंग में भी, ओवरऑल जो वीडियो प्रोडक्शन की भी अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने फ्रेम रेट के ऊपर बात की थी, आपको आइडिया हो गया होगा कि एक सेकंड के अंदर अगर हम प्रॉपर टीवी ब्रॉडकास्ट फॉर्मेट की बात करें तो उसमें एक सेकंड के अंदर 25 फ्रेम्स होते हैं। तो वो 25 फ्रेम्स जो होते हैं 25 इमेजेस हैं जो कि एक सेकंड क्रिएट करती हैं, जो आपको टीवी पे एक सेकंड नज़र आ रहा है। इस तरह से हमने पहले बात की थी कि आपके पास स्लो मोस कैमरा, कोई अल्ट्रा स्लो मो कैमराज हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि फ्रेम्स ज़्यादा होते हैं। तो एक सेकंड के अंदर बेसिकली फ्रेम्स आपके डबल, ट्रिपल या फिर आप कह लें कि एक्सट्रीम लेवल पर ज़्यादा हो सकते हैं, जो जिसको हम अक्सर टीवी पे देखते भी हैं, जो काफ़ी ज़्यादा स्लो मोशन में आपको कोई चीज़ नज़र आ रही हो। तो एनिमेशन जब आप कर रहे होते हैं वो आप मतलब खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसमें ये जो टाइमिंग है बेसिकली इन्हीं फ्रेम्स का रोल अदा करती है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त जो मूवमेंट है एक बॉल की, अगर उसमें टाइमिंग वाइज हम कैलकुलेट करें तो उसकी एक सेकंड में मूवमेंट जो है वो 25 फ्रेम है, तो उसका मतलब है 25 ड्राइंग्स बनी हुई हैं। लेकिन किसी पॉइंट पे देखें आप, अगर वो बॉल मूव हो रही है, बीच में उसको अगर स्लो होना है, उसको उसके बाद फिर फास्ट होना है, तो आपकी ड्राइंग्स जो है बेसिकली जो शुरू में है उसमें गैप है, और उसके बाद ज़्यादा ड्राइंग्स होंगी जहाँ पर वो स्लो होगी, और उसके बाद अगर उसने फिर फास्ट होना है, क्विकली मूव करना है, तो वो ड्राइंग्स जो होंगी वो कम होंगी। तो बेसिकली ये फैक्टर जो है आपका ये टाइमिंग के अंदर आता है कि वो किस टाइम पे, जहाँ पर उसने स्लो होना है तो वहाँ पर आपकी एनिमेशन में की फ्रेम्स ज़्यादा हैं, आपकी उसमें फ्रेम्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं, और इस तरह से जहाँ पर उसने फास्ट होना है तो आपको मे बी चंद फ्रेम से बिल्कुल आप देख सकते हैं, अगर 3 फ्रेम में मूव हो रही है एक बॉल तो 1 2 3, और वही अगर यहाँ पर फ्रेम ज़्यादा होंगे और आगे का गैप उतना ही है, मिसाल के तौर पे इतने जो 1 और 2 के बीच में आपने ज़्यादा की फ्रेम्स या ज़्यादा फ्रेम्स ऐड कर दिया आपने, तो वो यहाँ तक वो स्मूथ और स्लो होगी, और उसके बाद वो टक करके आपके पास लास्ट फ्रेम पे चली जाएगी। 10th प्रिंसिपल, एग्जैजुरेशन। आपने अक्सर कार्टून में देखा होगा, मैं कार्टून की एग्जांपल अगेन दे रहा हूँ क्योंकि वही इस वक्त बेस्ट सूट करता है यहाँ पे, कि एक चीज़ हुई है, एक एक्शन हुआ है, मिसाल के तौर पे टॉम एंड जेरी, और जेरी ने टॉम के पाँव पे कुछ मार दिया, और जो टॉम का मुंह था वो इतना बड़ा खुल गया, जो कि नॉर्मली उसका था नहीं इतना बड़ा, लेकिन
वो क्या किया कि उस प्रिंसिपल के हिसाब से, जिस तरह जो इसका नाम है, कि उसको एग्जैजरेट किया, कि आपने किसी चीज़ की तरफ देखा तो मे बी उसकी आंखें कैरेक्टर्स की इतनी बड़ी हो गई जो कि नेचुरल नहीं थी। तो ये एग्जैजरेट जो है ये भी हमारा एक प्रिंसिपल है, जो इस तरह के लिए आप कह लें कि कुछ अपने कैरेक्टर्स को कुछ इन्हेंस, स्टोरी टेलिंग को इन्हेंस करने में, और बाकी कुछ एक्सट्रीम कह लें आप, मतलब कॉमेडी होगा या फिर ड्रामेटिक इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको एक्सट्रीम केसेस में आप इसको एग्जैजरेशन का जो प्रिंसिपल है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सॉलिड ड्राइंग। तो इसमें जिस तरह फ्रेम बाय फ्रेम सारे इमेजेस बने होते हैं एनिमेशन में, आप देख सकते हैं कि इस तरह से बनाया जाता है कि वो 2D फील ना आए, उसमें ज़रा 3D फील आए। मिसाल के तौर पे एक बॉक्स है, एक स्क्वायर है, जब वो मूवमेंट में जाएगा, और क्योंकि स्क्रीन तो आपके देखें 2D ही होती है, आपको जो भी नज़र आ रहा है आप उसके पीछे साइड पे नहीं देख सकते, आपको 2D स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपने इस तरह से अपनी एनिमेशन को भी लेके चलना होता है कि अगर आपकी ड्राइंग सॉलिड इस तरह से होगी कि वो 3D की फील आपको देगी। तो कुछ जगहों पे आप इस तरह कर सकते हैं, जिस तरह बॉक्स है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, आपने इसको ड्रॉ करते हुए थोड़ी सी कर्व लाइन कि वो उसकी डायमेंशन थोड़ी सी साइड पे आपको और नज़र आ जाए, तो ये प्रिंसिपल आपका सॉलिड ड्राइंग कहलाता है। नंबर 12 और हमारा जो लास्ट इसमें प्रिंसिपल है वो है अपील। इससे मुराद ये है कि देखें, आपको सारा इन्वायरमेंट, सारी स्टेजिंग करनी पड़ती है। कार्टून को देख के, कैरेक्टर्स को देख के, इवन के फिल्म सेटअप में देख के आपको एक ओवरऑल हीरो का पता लग जाता है कि ये हीरो है, ये विलन है, कौन सा कैरेक्टर किस तरह का है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि मतलब अगर हीरो है तो हमेशा से ज़रूरी नहीं है कि वो गुड लुकिंग होगा तो ही हीरो हो। बाज़ दफ़ा ऐसे भी हीरो होते हैं कि उनकी और चीज़ों से उसको इंटरेस्टिंग बना के आपको जस्टिफाई करना होता है कि ये हीरो है, या इस कैरेक्टर की कैरेक्टराइजेशंस क्या है। इसी तरह से विलन है, उसकी अलग से चीज़ें हैं। तो आपको ये अपील ऐड करनी पड़ती है, आप अपने एनिमेशंस में ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कैरेक्टर्स की मैं इस वक्त स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप उसमें सिर्फ मेन एलिमेंट्स के अलावा, के बाल चाल ये वो, उसके अलावा और इंटरेस्टिंग किसी और चीज़ों से भी उसको आप अपीलिंग बना सकते हैं। तो ये थे वो सारे 12 एनिमेशन के प्रिंसिपल जो हमने अभी देखे। मैं आपसे इसकी सजेस्ट करूँगा कि आप इनको बिल्कुल समझें, इनकी फर्दर स्टडी करें। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं, कुछ प्रिंसिपल्स इस तरह के हैं जो टिपिकली कैरेक्टर्स में, कार्टून बेस्ड एनिमेशन में, या फिर बहुत ज़्यादा जो आपकी एनिमेशन एज इन जो कार्टून वगैरह की होती है उसी में इस्तेमाल होते हैं। मोशन ग्राफिक्स वगैरह में और बाकी आपकी जितनी और मोशन जिसमें एनिमेशन आप यहाँ पे जो सीखेंगे, जो आप करेंगे, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स इस्तेमाल नहीं भी होते। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि किस तरह से आपने इनको यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि ये प्रिंसिपल ही हैं जो इनको आपकी एनिमेशन को रियलिस्टिक बनाएंगे, अपीलिंग बनाएंगे और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करें, इनको सीखें, इनको समझें। आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि ये प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये 100% आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा।